हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो ये जो वीडियो है ये आकाश हॉस्पिटल के बारे में है। आकाश हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में पड़ता है और मैं एज ए एक्सपीरियंस किया था कि 4 साल मुझे एक्सपीरियंस है। तो इस बेसिस पे मैंने इंटरव्यू दी थी। तो मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे पूरा आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी जरूर देखना। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस स्टाफ के लिए। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर आप एज एक्सपीरियंस जा रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ का है, वार्ड क्या है, आईसीयू का है, कार्डिक आईसीयू का है, ओटी का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो सबके लिए सेम ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो था एटलेक्टेसिस। तो एटलेक्टेसिस का आपको पता होना चाहिए। अगर आप आईसीयू में काम करते हो तो आपको मेडिकल आईसीयू वालों को तो वैसे ही इनका पता होता है, क्योंकि ये एक लंग की कंडीशन होती है। हमारे जो लंग्स होते हैं उनकी एक कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो लंग्स है या तो पार्शली या कंप्लीट फुली वो कोलैप्स हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एटलेक्टेसिस। तो सेकंड पे था हमारा जैसे कि मैंने उनको बताया था कि मुझे आईसीयू सीसीयू का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे पूछा एंजियोग्राफी के बारे में, एंजियोप्लास्टी के बारे में। तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी क्या होती है वो मैंने उनको बता दिया, प्रोसीजर कैसे होते हैं वो मैंने उनको बता दिया। तो आपको भी पूछ सकते हैं, तो आप भी ये चीज़ ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो एक उन्होंने पूछा था कि आपके पास कोई पेशेंट आता है, उनकी एंजियोग्राफी हुई है, तो पेशेंट को एमआई है और टीवीडी निकला है ना, ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, और पेशेंट की सर्जरी प्लान करनी है बाईपास के लिए, पेशेंट का बाईपास प्लान कर रहे हैं। तो उसके बाद कौन सी मेडिकेशंस है जो कि हमें बंद करनी होती है या विद होल्ड करनी होती है। तो आप सबको पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी हार्ट अटैक वाला पेशेंट आता है ना, एमआई वाला पेशेंट आता है, तो उनको हम अटोरवास्टैटिन टैबलेट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्लोपिडेग्रल जो टैबलेट्स है वो स्टार्ट करते हैं और इकोस्प्रिन वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो जो ये एस्प्रिन वाली टैबलेट है इनका जो ज़्यादा लंबे टाइम तक इफ़ेक्ट नहीं रहता है, 24 आवर्स तक इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन जो क्लोपिडेग्रल टैबलेट है इसका जो इफ़ेक्ट है वो 72 आवर्स तक चलता है। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो उन्होंने एक्चुअली यही जानना चाहा था कि इनको पता है वो कौन सी टैबलेट है। तो वो क्लोपिडेग्रल जो टैबलेट होती है वो हम बंद कर देते हैं अगर पेशेंट का प्लान कर रहे हैं कोई भी सर्जरी। ये नहीं है कि बाईपास, कोई भी सर्जरी अगर प्लान कर रहे हैं, कि चाहे आप आईसीयू में भी काम कर रहे हो, वहाँ पे मान लो कोई भी पेशेंट का कोई गैस्ट्रो का प्रोसीजर नहीं, कोई सर्जरी होनी है, जहाँ पेशेंट का पेसमेकर डलना है ना, वो सर्जरी है, या और कोई भी सर्जरी है, चाहे ब्रेन की, गैस्ट्रो की, यूरो की, तो वो सब सर्जरी में ये जो टैबलेट है ये हमेशा अवॉइड करते हैं, क्योंकि कार्डिक जितने भी पेशेंट होते हैं उनको क्लोपिडेग्रल चलती ही चलती है। लेकिन अगर किसी को चल रही है तो इसको 72 आवर्स से पहले इसको बंद करना है। उसके मतलब 3 दिन के बाद हम सर्जरी के लिए पेशेंट को रेडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेंटिलेटर के बारे में भी पूछते हैं। तो वेंटिलेटर का आपको पता होना चाहिए। तो वेंटिलेटर के मोड, जैसे कि मुझे उन्होंने पूछा था कि कितने मोड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम क्या क्या यूज़ करते हैं उसका। तो उसके मोड्स आपको पता है, प्रेशर कंट्रोल हम यूज़ करते हैं, है ना, और वॉल्यूम कंट्रोल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सीपैप होता है, एक पीआरवीसी मोड होता है, पीआरवीसी जिसको हम प्रेशर रेगुलेशन वॉल्यूम कंट्रोल बोलते हैं, है ना। उसके बाद एसआईएमई मोड होता है, जो कि अब तो खैर पुराना हो गया, अब वो मोड ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि पहले वाले मेरे हॉस्पिटल में अमृतसर में यहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे तो मैंने काफ़ी बार देखा है वो मोड यूज़ होता था। लेकिन यहाँ पे मुझे 3 साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा कि एसआईएमई मोड बहुत कम यूज़ करते हैं। तो एसआईएमई जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट वेंटिलेटरी वेंटिलेटर, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, है ना। उसके बाद जो पीप हम यूज़ करते हैं उसमें उसकी फुल फॉर्म होगी। फिर टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, कितनी हम देते हैं पेशेंट को, अडल्ट के लिए कितनी टाइडल वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी आप ज़रूर पढ़ के जाना, इसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पेसमेकर के बारे में। तो पेसमेकर के बारे में भी वो पूछते हैं। दोस्तों पेसमेकर के बारे में वो आपसे उसकी टाइप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं और क्या इंडिकेशंस है पेसमेकर की। दोस्तों अगर इंडिकेशन की बात करें तो साइनस नोड डिसफंक्शन जिस पेशेंट में होता है उसमें हम पेसमेकर डालते हैं, या फिर कोई हाई ग्रेड एवी ब्लॉक वाला पेशेंट है जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकल ब्लॉक भी बोलते हैं,
तो उनको हम डालते हैं, या फिर कोई हार्ट फेलियर या फिर जिनको रेगुलर सिनकोप वगैरह आते हो, तो उसमें इंडिकेटेड होता है कि हमने पेसमेकर डालना है। तो उसके बाद इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप इनकी अलग अलग होती है, जैसे सिंगल चैम्बर हो गया, डुअल चैम्बर हो गया, उसके बाद AICD हो गया, CRTD, CRTP, अलग अलग आते हैं। तो अगर आप उनको बताते हो तो फिर वो आपको बोलेंगे कि चलो लगते हाथ इनकी फुल फॉर्म भी बता ही दो। तो फुल फॉर्म ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि चाहे आप CCU में काम करते हो, चाहे आप ICU में करते हो, तो क्योंकि हमें एक हैबिट हो जाती है कि हम डेली बस शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसको डिवाइस लगना है ना, हम ये बोलते हैं इसको डिवाइस लगना है, कौन सा लगा है, CRTD लगा है, CRTP लगा है ना। तो मतलब एक वो चीज़ होती है कि हमारी प्रैक्टिस में नहीं रहती जो फुल फॉर्म्स होती है, तो हम बहुत बार स्किप कर जाते हैं। जैसे कि मैं भी स्किप कर गया था, लेकिन फिर मैंने बता दी, लेकिन मैं भी स्किप कर गया था वो चीज़। तो इसलिए आपको ज़रूर इसको पढ़ना है। तो जो सिंगल चैम्बर होता है उसका क्या होता है कि बस एक वायर आती है जिसको हम राइट एट्रियम में डालते हैं, है ना। और जो डुअल चैम्बर उसमें 2 वायर्स आती है जो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों पे लगती है। उसके बाद आपका CRTD आता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिक रीसिंक्रोनाइज थेरेपी, है ना। और D का मतलब है डिफिब। तो डिफिब जैसे डिफिब का क्या काम है, वैसे इसका काम होता है कि आपके ये क्या करता है कि हार्ट को अपर और लोअर दोनों चैम्बर्स जो होते हैं तो उनको पूरी टाइमिंग पे सिंक्रोनाइज करवाता है। तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको VT होता रहता है, तो ऐसे वाले पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल में आके शॉक देना पड़ता है। तो इससे अच्छा है फिर क्या करते हैं कि हम CRTD लगा देते हैं। तो उसके साथ क्या जब भी कभी पेशेंट को VT होगा, मान लो पेशेंट को घर पे VT हो गया, एकदम से पेशेंट को डिवाइस लगा हुआ है, तो वो जो डिवाइस है उसी टाइम सेंस कर लेता है कि VT शुरू हो गया। तो फिर वो क्या करता है कि एक वो शॉक देता है हार्ट में। तो जब वो शॉक देगा तो चाहे पेशेंट खाना खा रहा है ना, तो उस टाइम पे अगर पेशेंट को VT हुआ तो वो पेशेंट को शॉक देगा तगड़ा वाला। तो शॉक देगा तो अगर पेशेंट खाना खा रहा है तो फिर तो क्या ही हाल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे बहुत बार मैंने मतलब देखा है डिवाइस के साथ ही हम शॉक देते हैं, मतलब एक्सटर्नल डिफिब यूज़ नहीं करते, जो डिवाइस लगा है उसी से हम कंप्यूटर से या लैपटॉप से उसको शॉक करवा देते हैं। तो मतलब शॉक तगड़ा होता है और हिला देता है पूरा पेशेंट को। मोस्टली हम जब भी पेशेंट को शॉक देते हैं या कार्डियोवर्जन करते हैं पेशेंट का, तो इलेक्टिवली कार्डियोवर्जन में हम हमेशा पेशेंट को पहले सेडेशन देते हैं कि पेशेंट को दिक्कत ना हो। खैर ये तो अलग चीज़ थी। तो मतलब इन सब की फुल फॉर्म आपको पढ़नी है। उसके बाद ICU में आप कैसे कैसे पेशेंट देखते हो इसके बारे में, तो जैसे कि मुझसे पूछा था, क्योंकि मुझे भी मेडिकल ICU का एक्सपीरियंस है पहले 1 साल का, तो मैंने तो मतलब इसका सीधा ही फंडा याद करके रखा है कि क्योंकि ऐसे आप याद करते रहोगे ना तो आपको कई बार नहीं आता है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको शायद आपको, अगर आप रेगुलर मेरे व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि जो अगर पल्स के बारे में हमें पूछे तो हम हमेशा ऊपर से नीचे को आते हैं कि हमें याद रहती है पल्सेस कि कहाँ कहाँ पे फील होती है। तो वैसे ही इसका भी फंडा है कि आपको कौन कौन से, अगर आपसे पूछे कि आपने कौन कौन से पेशेंट देखे हैं ICU में या जहाँ पे भी आप काम करते हो, चाहे वार्ड में करते हो, तो आपको सीधे डायरेक्ट यहाँ से शुरू होना है कि हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, जैसे कि न्यूरो के पेशेंट। मतलब आपको ये साथ में ऐसे इशारे नहीं करने, वो तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको जस्ट ऐसे सोचना है कि पहले ऊपर से मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। पहले हमारा हेड शुरू होता है, मतलब न्यूरो के पेशेंट देखे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने हार्ट के पेशेंट देखे हैं, फिर मैंने जो लंग्स वाले पेशेंट आते हैं उसको हम पल्मो बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमने पल्मो के पेशेंट देखे हैं। थोड़ा सा और नीचे फिर हमने GI ट्रैक की बात करें तो हम बोलते हैं कि हमने गैस्ट्रो के पेशेंट देखे हैं। तो फिर थोड़ा इसके पीछे आ जाओ तो किडनीज आती है, तो हम बोल सकते हैं हमने नेफ्रो के पेशेंट देखे हैं। थोड़ा और नीचे आ जाओ तो हमारा यूरिनरी ट्रैक शुरू होता है। तो अगर फीमेल्स की बात करें तो गायनी के भी अगर आपने देख रखे तो आप वो बता सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर नीचे अगर हड्डियों, हमारे पैरों की बात करें, या हम बोल सकते हैं कि हमने औरतों के भी पेशेंट देखे हुए हैं। तो ऐसे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 7-8 अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह के पेशेंट्स आपने बता दी, जो कि इनफ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्लूरल इफ्यूज़न, जो उन्होंने मुझे पूछा था। तो प्लूरल इफ्यूज़न में क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं उनकी जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूज़न। तो डिफिब के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, मोनोफेजिक, बाईफेजिक जो हम डिफिब यूज़ करते हैं।
फिर कितना शॉक देते हैं, कैसे देते हैं, अगर कार्डियोवर्जन करते हो तो कैसे करते हो, है ना। तो मतलब ये काफ़ी सारे डीफिब में काफ़ी सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, अगर देखो तो अगर वो पूछने लग जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर मैं भी बताने लग जाऊँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे हो जाएंगे, और ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं आपको सीधे सजेस्ट करूँगा कि मैंने डीफिब पे एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, और उसमें डीफिब की मैंने A to Z बनने वाले हर क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, और इवन मैंने शॉक वहाँ पे कैसे देते हैं, और प्रैक्टिकली मैंने शॉक दिया भी है, शॉक करा भी है, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और डीफिब के आप मास्टर हो जाओगे वो वीडियो देखने के बाद। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा आपको कि आई बटन पे क्लिक करो, चाहे ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाओ तो आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। चाहे आप ICU, चाहे वार्ड, चाहे CCU, कहीं भी काम करो, लेकिन वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपको देखनी बिल्कुल चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक छोड़ दूंगा, ज़रूर देख लेना ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इंटुबेशन के बारे में। तो इंटुबेशन के बारे में भी काफ़ी वो चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी इमरजेंसी ट्रॉली वाले में आपको बता दिया था। तो इंटुबेशन के बारे में भी पढ़ना है तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा, वो भी आप ज़रूर देख लेना। तो उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और क्या क्या हमें रेडी करना है इंटुबेशन से पहले, और इंटुबेशन के बाद क्या करना है, पेशेंट की कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, है ना, क्या क्या रेडी करना है, डॉक्टर्स को क्या क्या रेडी करके देना है। तो वो सारी मैंने चीज़ें बता रखी है, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया, ज़रूर देख लेना वीडियो, ठीक है। और उसके बाद सक्शन वगैरह का पूछ सकते हैं, है ना, और सक्शन प्रेशर का पूछ सकते हैं, और साथ में ABG जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रेशर हो तो नहीं आपसे नॉर्मल वैल्यू पूछेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस हो तो नॉर्मल वैल्यू पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे pH हम पढ़ते हैं 7.35 to 7.45 हो गया, है ना। PCO2 हम पढ़ते हैं 35 to 45, उसके बाद हम PO2 देखते हैं 80 to 100, उसके बाद हम HCO3 जो कि बाइकार्बोनेट होता है वो हम देखते हैं 22 to 27, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो ये उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में पूछते हैं, तो नॉर्मल वैल्यू ये भी बता सकते हो आप। उसके बाद ज़्यादा उसके डीपली नहीं जाएंगे, जैसे कंपनसेटेड और डीकम्पनसेटेड और फुली कंपनसेशन के बारे में, या पार्शियल कंपनसेशन के बारे में, और ये सारी मतलब अगर ABG के बारे में वैसे तो वो पूछेंगे नहीं, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए अगर ये सब जानना चाहते हो तो इसकी भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूँगा। तो आप सोच रहे होगे यार कितने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में छोड़ देगा, तो अभी क्या बताऊँगा, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ज़रूर देख लेना आप जब भी फ्री हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप सारे काम छोड़ के मेरी ही वीडियोस देखने लग जाओ, लेकिन ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, तो इसको चाहे आप अभी देख लेना, चाहे आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में मुझे भी पूछा था एज ए एक्सपीरियंस स्टाफ, तो वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी है कि कौन कौन सी होती है, तो वो ज़रूर आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने मुझे पूछी थी, वो थी हाइपर वेंटिलेशन के बारे में, कि हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है वो बताओ, या हाइपर वेंटिलेशन के साथ ABG में क्या चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों जो हाइपर वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास कोई पेशेंट है जो कि वेंटिलेटर पे है अभी, है ना, तो उसको हम उसकी पीप ज़्यादा बढ़ा देते हैं, है ना, उसका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन मॉनिटर पे 100% शो होने के बाद भी हम ऑक्सीजन देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस का मतलब ये है कि पेशेंट की जो CO2 है, जो PCO2 है, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट की बॉडी से निकल जाएगी। तो अगर ज़्यादा PCO2 बॉडी से निकल जाएगी तो रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस का मतलब ये है कि पेशेंट का जो pH है वो बढ़ जाएगा, और जो PCO2 है वो 35 से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो अगर ज़्यादा नीचे आता है तो और भी कॉम्प्लिकेशन राइज हो सकती है, जैसे सिनकोप होना, फेंट होना, पेशेंट फेंट होगा, या फिर सीजर आ सकते हैं पेशेंट को, है ना। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि इसके साथ राइज होती है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्क्लोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्क्लोसिस के लिए वीडियो ABG की मैंने डाल रखी है, वो ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत काम आएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंट्रो के बारे में। जैसे मैं अपनी इंट्रो देता हूँ तो मैं वो आपको बता देता हूँ।
तो अगर आपको ये ठीक लगती है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मेरी जो इंट्रो है वो मैं ऐसे बोलता हूँ, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि माई नेम इज़ गुरदेव सिंह, आई एम फ्रॉम अमृतसर, आई हैव डन माई BSc फ्रॉम XYZ कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्रॉम अमृतसर पंजाब इन 2020 या जो भी जिसमें भी आपने करी है। आफ्टर completing my study I was joined in XYZ multi specialty hospital from where I got 2 years experience in ICU। तो ये होगी आपकी इंट्रो, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन और चिपका देनी है कि आप वहाँ पे क्यों आए हो, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप सीधा हिंदी में बोलना चाहते हो तो सीधा उनको बोल दो कि मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे सजेस्ट करा था कि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। तो अगर आप अपनी इंट्रो के साथ साथ ही बोलना है तो आप सीधे ऐसे बोल दो कि वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ टोल्ड मी अबाउट दिस हॉस्पिटल, सो दैट्स व्हाई आई कम हियर फॉर इंटरव्यू टुडे। तो ऐसे आप सीधे बोल सकते हो। तो ये जो इंट्रो है बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज इंट्रो है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, जस्ट अपना नाम, आप कहाँ से हो, आपने स्टडी कहाँ से करी और आपको एक्सपीरियंस कहाँ का है, उसके बाद आप यहाँ पे क्यों आए हो, बस इतना बोलना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी आकाश हॉस्पिटल में जा रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ज़रूर देखना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी आगे आने वाली कोई भी वीडियो को आप स्किप मत करो। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।